नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हर साल की तरह इस बार भी 1338 निजी स्कूलों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसका खामियाजा करीब 7 लाख बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब तक बोर्ड परीक्षाओं के लिए फॉर्म नहीं भर पाए हैं। हालांकि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर की है, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के पोर्टल को बंद कर दिया गया है। अब स्कूल संचालक हर साल की तरह इस बार भी एक्सटेंशन देने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट का हवाला देकर सरकार एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर इन लाखों बच्चों के भविष्य का क्या होगा। सवाल यह भी है कि क्या नियमों पर खरा न उतरने वाले स्कूल चल नहीं पाएंगे, और सवाल इस बात का भी है कि फिर दाखिलों की इजाजत इन बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को किसने दी है, और अस्थायी मान्यता के फेर में आखिर ये बच्चे कब तक पिसते रहेंगे। मानकों पे खरा उतरने से परहेज आखिर क्यों है, तो कई सवाल हैं। खास मेहमानों के साथ चर्चा हम करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा शैक्षणिक संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष यशपाल यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरे हरियाणा में 1338 ऐसे स्कूल हैं जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी में है, जिनमें 6.5 से 7 लाख के बीच बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दिसंबर माह में आके ये कह देना कि अब इन स्कूलों को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, तो ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है और असामाजिक बातें हैं, अव्यावहारिक बातें भी है, नॉन प्रैक्टिकल बातें हैं कि ऐसे टाइम पर आकर ये बच्चे कहाँ जाएंगे। दूसरी बात ये कि इन स्कूलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तो इनको 2003 से पिछले चौटाला सरकार ने इनको मान्यता दी, एक एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया। फिर हुड्डा सरकार ने इनको मान्यता दी, एक एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया। फिर यहाँ तक कि बीजेपी सरकार ने भी इनको मान्यता दी, एक एक वर्ष के लिए इनको भी आगे बढ़ाया। तो जब प्रत्येक सरकार ऐसा करती आ रही है तो मीन्स इन स्कूलों की आवश्यकता तो आपको है, लेकिन जब तक आप हौलड़ नहीं कराएंगे, शोर नहीं मचवाएंगे, विरोध प्रदर्शन नहीं कराएंगे, आप मान्यता नहीं देंगे। तो आपको मान्यता देनी चाहिए। आपके स्टेट को, हमारे बल्कि देश को ऐसे स्कूलों की आवश्यकता है जो कम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, हमारी साक्षरता दर को आगे बढ़ा रहे होते हैं, उनको ठीक कर रहे होते हैं। तो ऐसे स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे स्कूलों को तुरंत प्रभाव से, मैं तो कहता हूँ, इनको एक साथ ही स्थायी मान्यता दे देनी चाहिए। वो जैसे हालत में, जिस हालात में भी चल रहे हैं, क्योंकि वो उससे ज़्यादा ज़मीन की कैटेगरी पूरे नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा कमरे नहीं बना पाएंगे, तो जितने भी है उसी हालात में उनको स्थायी मान्यता प्रदान कर दे, ताकि आने वाले कल में फिर दोबारा से एक्सटेंशन ये ना मांगे। के जरिए भी कुछ बताते हैं। 1338 निजी स्कूलों पर ताला लग सकता है, भविष्य से खिलवाड़ आखिर क्यों हो रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, और इसका हल कैसे सरकार निकालेगी, ये भी अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अस्थायी मान्यता देने से आखिर सरकार इनकार क्यों कर रही है, जबकि कई सालों से इस तरह से होता आया है कि हर साल एक एक साल की जो एक्सटेंशन है वो इन स्कूलों को दिए जाते हैं, लेकिन अब ऐन वक्त पर अगर मान्यता देने से इनकार कर दिया जाए तो फिर 6.5 लाख बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर ये मान्यता नहीं दी जानी थी तो फिर एडमिशन की इजाज़त क्यों दी गई, और ये एडमिशन कैसे हुए, ये भी सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है। 8वीं 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जो कि मान्यता इन स्कूलों को नहीं मिली है, और इनके पोर्टल्स को भी बंद कर दिया गया है। इस वजह से अब इनके भविष्य के ऊपर जो तलवार है वो लटकी हुई है, क्योंकि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर की है, और अब 14 दिसंबर में ज़्यादा दिन नहीं है, और ऐसे में अगर पोर्टल्स को भी बंद कर दिया गया है तो फिर अब इन बच्चों का और इनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। जो लगभग 6.5 लाख के आसपास ये बच्चे हैं, ये बहुत अहम हो जाता है। अब प्रदेश में 3200 स्कूल गैर मान्यता प्राप्त हैं। इस पूरे मामले को आप समझिए, 3200 स्कूल ऐसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त थे। मानक पूरा करने के बाद 1962 स्कूलों को इनमें से मान्यता भी दे दी गई, लेकिन जो स्कूल जो मानक को पूरा नहीं कर पाए उनको मान्यता नहीं दी गई, और अब इनमें ही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य को लेकर के सवाल हैं। 1338 स्कूल अभी ऐसे हैं जो मानक सरकार ने निर्धारित किए हैं उनको पूरा नहीं कर पाए हैं, और इसलिए अब इनको मान्यता अभी फिलहाल नहीं दी जा रही है। और 1338 स्कूलों को हर साल अस्थायी तौर पे मान्यता दी जा रही थी, ताकि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके एडमिशन हो सकें। लेकिन अब इस बार एक्सटेंशन देने से सरकार ने इनकार कर दिया है, यानी कि अभी तक
इन स्कूलों को जो एक्सटेंशन दिया जा रहा था वो अब इस साल नहीं दिया जाएगा, ये कहते हुए सरकार ने इनके पोर्टल्स को भी बंद किया। और ऐसे में अब क्योंकि 14 दिसंबर इसकी अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की, तो ऐसे में अब भविष्य के साथ सवाल है। कुछ लोगों ने इसको लेकर के हाईकोर्ट में चुनौती भी दी है और हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसी का हवाला सरकार ने भी दिया है कि स्कूल शिक्षा अधिनियम 2003 के उल्लंघन की वजह से इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया और इस वजह से भी अब सरकार ने कहा है कि वो एक्सटेंशन इस बार नहीं दे सकती है। लेकिन लगभग 6.5 लाख बच्चे जो कि अब पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, यही सवाल अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्कूल शिक्षा अधिनियम 2003 के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है और इस वजह से आप देख रहे हैं कि जो 1338 स्कूल हैं उनकी एक्सटेंशन की, उनकी मान्यता के एक्सटेंशन को लेकर के सरकार ने अभी फिलहाल इनकार कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य कैसे होगा, बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कैसे होगा, सुरक्षित कैसे होगा, ये सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और अब चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बहस की भी शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत आपका चर्चा में। बाल मुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बाल मुकुंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। यशपाल यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन की ओर से। यशपाल जी, आपका भी स्वागत है। और कैलाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश महासचिव हैं अभिभावक एकता मंच के। कैलाश शर्मा जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। यशपाल यादव जी, सबसे पहले आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से एक्सटेंशन देने की बात इसको इनकार किया गया सरकार की तरफ से, हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, उसका हवाला दिया गया है, इसको कैसे आप देखते हैं और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहता हूँ। यशपाल यादव जी, यशपाल यादव जी, आप मुझे सुन पा? जी, आप मेरी आवाज सुन पा जी रहे हैं? जी, यशपाल जी मैं सुन पा रहा हूँ, बात रखें। जी, हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि आप इन स्कूलों के बारे में क्या करना चाहते हैं, सरकार से पूछा गया था। यदि आप इनको चलाना चाहते हैं तो इनको मान्यता दे दीजिए, यदि आप नहीं चलाना चाहते हैं तो इनको बंद करा दीजिए। लेकिन लेकिन सरकार ने ये कहा कि नहीं, हम इनको बंद कराना चाहते हैं। तो ये सरकार का डिसीजन था बंद कराने का, ना कि कोर्ट का डिसीजन था। कोर्ट तो अपने आप में बहुत स्पष्ट था। अब दूसरी बात ये कि अगर स्कूलों को इन्होंने बंद कराना ही था, अगर ये सोच ही रखा था, तो इनको एक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था। कोर्ट भी ये कहता है कि प्रोसीजर के तहत बंद हो सकता है। हम ये कभी नहीं कहते कि ऐसे स्कूल बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे स्कूलों की बहुत जरूरत है स्टेट को, क्योंकि शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाएगी। गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे यदि इस तरह के 6.5 से 7 लाख के बीच जब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 6.5-7 लाख बच्चों को तो भरोसा है इन स्कूलों पर। तो जब इन स्कूलों पर भरोसा है और ये शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं और 17-18 साल से ये स्कूल चल ही रहे हैं, एक साल के एक्सटेंशन पर, तो क्या 17-18 साल से बच्चे पढ़ नहीं रहे? पढ़ रहे हैं। इनको स्थायी मान्यता दे देनी चाहिए और इनको आगे एक्सटेंशन देकर इनको मान्यता का पोर्टल इनको खोल देना चाहिए। इस तरह से नहीं करना चाहिए कि दिसंबर में आके आपको बोल दिया जाए कि अब आपका मान्यता का एक्सटेंशन नहीं दिया जा रही। मान्यता का एक्सटेंशन देना और ना देना अप्रैल महीने का काम होता है, अभी का काम नहीं है। मान्यता अगर इनको नहीं देनी थी तो अप्रैल माह में ही मना कर देना चाहिए था, एक नोटिस जारी कर देना चाहिए था, आप बच्चों का एडमिशन मत कीजिए। तब तो आपने कुछ कहा नहीं और दिसंबर में आप कह रहे हैं, तो बच्चों में बहुत ओहो-पोहो की स्थिति पैदा हो जाती है। स्कूलों की बात नहीं कर रहा मैं, बच्चों की बात कर रहा हूँ। बच्चों और अभिभावकों में बहुत ओहो-पोहो की स्थिति पैदा हो जाती है। अब बच्चे सोच रहे होते हैं क्या हम एग्जाम दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, बोर्ड हमारे फॉर्म एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। बच्चे जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त आप बच्चों को असमंजस की स्थिति में डाल देते हो, तो कैसा वातावरण होगा, कैसा माहौल होगा बच्चों का जी, और कितना स्ट्रेसफुल वातावरण रहा होगा उनके बीच। लेकिन यशपाल यादव जी, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि सालों से इस तरह से होता आया है कि इनको अस्थायी तौर पर मान्यता दे दी जा रही थी, 3220 स्कूल ऐसे थे जो किसी श्रेणी में थे, उसमें से तो आधे से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने उन मानकों को, उन पैरामीटर्स को पूरा किया जो कि मानक बनाए गए सरकार की तरफ से। अगर ये स्कूल इस मानक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें तो उन स्कूलों की भी जिम्मेदारी बनती है। मानक भी तो पूरे नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं, सरकार को इसको एक्सटेंशन दे देना चाहिए। ऐसा कब तक चलता रहेगा? सवाल इस बात का भी है ना, क्योंकि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। देखिए, जब ये बच्चे ये स्कूल 16-17 साल से मान्यता के बिना भी चले रहे, मीन्स एक्सटेंशन पर चल रहे हैं,
तो ये बच्चों को तो शिक्षा दे ही रहे होंगे, ये बात मान लेनी चाहिए हमें। तो जब बच्चे शिक्षा ग्रहण कर ही रहे हैं ऐसे विद्यालयों में 16-17 साल से, और कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल बिना परेशानी के ये स्कूल चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा को आगे बढ़ा ही रहे हैं। तो जब आगे बढ़ा ही रहे हैं तो इनको और एक्सटेंशन देने में या स्थायी मान्यता देने में परेशानी कहाँ है? परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इनको तुरंत प्रभाव से इनको मान्यता जारी कर देनी चाहिए। ठीक है, कैलाश शर्मा जी आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। जो बात यहाँ पर यशपाल जी ने कही, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? और अभी कुछ पिछले साल भी इन्होंने बहुत ज़मीन का कम कर दिया, कितना कम पे स्कूल 500 गज पे उसमें चलना चाहिए। ये स्कूल वो हैं जो 100 गज 300 जगह में चल रहे हैं। जब मानक ही पूरा नहीं होंगे और एक 200 गज के स्कूल में, 100 गज के, 300 गज के स्कूल में किस तरह से 8वीं 10वीं का स्कूल चल सकता है? अरे कई दुर्घटनाएं देश में हुई हैं। दुर्घटना हो जाने पर ना वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सकती है, ना कोई बरामदा है, ना सुरक्षा के मानक है। तो और भी तो प्राइवेट स्कूल है जो मानक पूरा कर रहे हैं। अरे आपको अगर पढ़ाना ही है 100-200 गज के, 400 गज के स्कूल में, तो कम से कम 4वीं 5वीं प्राइमरी तक का स्कूल चला लीजिए। या आप इन छोटे स्कूलों में 8वीं 10वीं तक का स्कूल चलाएंगे? सरकार पता नहीं किस तरह इनको भविष्य के खिलवाड़ कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे ये जो लुका छपी का खेल हर सरकार में चलता है, 7 साल से भाजपा के शासन में भी चल रहा है। अभी देख लिए 2-4 दिन में ये प्रेशर डालेंगे, राजनीतिक दबाव डालेंगे, मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और कोई ना कोई सेटिंग ऐसी हो जाएगी कि इनको फिर 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाएगी। तो ये सरकार आपसी साठगांठ से ऐसा कर रही है। हमारा अभिभावक संगठन के नाते यही निवेदन है कि हम मानते हैं कि बड़े स्कूल शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, लेकिन हम इसके भी हामी नहीं है कि 100, 200, 300 गज के गली मोहल्ले में स्कूलों में 8वीं 10वीं ये का स्कूल चले। ये सुरक्षा का मानक पूरा करें और अगर चलाना ही चाहते हैं सरकार देखे तो जितने कमरे का साइज है, बरामदे का साइज है, उसी हिसाब से उनको मान्यता दे। ये जो मान्यता का चल रहा है मामला, इस साल भी चल जाएगा, फिर सरकार झुक जाएगी, बच्चों का भविष्य की खातिर फिर एक्सटेंशन दे देगी। एक अगली साल ये फिर असर ना करे। तो हमारा तो यही कहना है कि स्कूल चले, लेकिन जितनी इनके पास जगह है, जितने कमरे का साइज है, बरामदा है, उसी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाए। होता क्या है कि छोटे वाले स्कूल अपने बच्चों के नाम उन स्कूलों में लिखा देते हैं जो बड़े बड़े हैं, बड़ी जगह में बने हुए, पढ़ाते अपने यहाँ है, नाम उनके यहाँ लिखा रहता है। ये जो धांधलीबाजी चल रही है, शिक्षा विभाग को पूरी तरह से चलिए कैलाश जी, आपने अपनी बात को रख लिया, मैं दोबारा से आऊंगा आपके पास, लेकिन प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी जवाब दें। हेलो जी, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी जवाब दें। आपको मेरा ऑडियो ठीक लग रहा है जी क्या? जी, मैं सुन पा रहा हूं। देखिए, बहुत सारे सवाल आए हैं इसमें, और मेरा ऑडियो अगर ठीक ना मिल रहा हो, क्योंकि मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही ठीक से, तो मुझे दोबारा आपको अवसर देना पड़ेगा कहने का, क्योंकि बहुत सवाल उठे हैं, उनका जवाब देना। नहीं, आपकी ऑडियो बिल्कुल क्लियर है वीरेंद्र जी, आप अपनी बात रखें। आयुष भाई, पहली बात, हाँ जी, मैं अटैच हूँ, मेरे को ऑडियो आ रही है दूसरे नंबर पे। मुझे इको फिर आवाज वापस सुनाई दे रही है मेरी सारी। आ रही आवाज आ रही है, आप बात करिए अपनी। अरे भाई, मुझे स्टूडियो की आवाज वापस सुनाई दे रही है। किस नंबर पे? आयुष भाई ठीक आ रही है? चलिए ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या। बाल मुकुंद शर्मा जी का मैं रुक कर लेता हूं। बाल मुकुंद शर्मा जी कह लूं अब? आयुष भाई कह लूं क्या? जी वीरेंद्र जी, अब आपको इको तो नहीं हो रहा? नहीं, अब ठीक हो जी जी, ठीक है वीरेंद्र जी, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हाँ जी, अटैच कर दो। एंकर कौन है? एंकर कौन? एंकर कौन है? एंकर कारण से आयुष भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। के भविष्य को लेकर संशय या परेशानी की बात कही जाती है, अनिश्चितता की बात की जा रही है। सरकार, शिक्षा विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि एक भी विद्यार्थी प्रभावित न हो, उसका नुकसान न हो। विभाग की, सरकार की निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी है, और मैं स्वयं ये बात कहता हूं, हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन स्पष्ट सी बात ये है, बिल्कुल
कि जब पिछली बार यानी आखिरी बार इन विद्यालयों को मान्यता अस्थायी दी गई थी, तब साफ तौर पर सरकार ने कहा था कि ये आखिरी बार है, इसके बाद आपको अब तक जैसे हर बार मिलती रही है मान्यता, अस्थायी मान्यता नहीं दी जाएगी। शिक्षा के मामले में विद्यालयों के संचालन के लिए जो मानक न्यूनतम निर्धारित किए गए हैं, सब विद्यालयों को उन पर खरा उतरना होगा और ये जो प्रक्रिया है मान्यता की, इसको पूरा करना होगा। तो जब विद्यालय को स्पष्ट रूप से आखिरी बार मान्यता देते हुए कह दिया गया, तो ये स्कूल संचालकों की नैतिक भी और वैधानिक भी जिम्मेदारी थी कि वे इस प्रक्रिया को पूरा करते। आपने स्वयं बताया आयुष भाई, आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि करीब 3200 ऐसे विद्यालय थे जो अस्थायी मान्यता के दायरे में आते थे। उनमें से संभवतः मेरा आंकड़ा और आपके आंकड़े में थोड़ा अंतर है, जो यादव साहब कह रहे थे वो आंकड़े में भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन मेरे पास सूचना ये है कि अब करीब 900 विद्यालय ऐसे बचे हैं जिन्होंने मान्यता नहीं ली है। शेष 2200-2300 के बीच में विद्यालय ऐसे हैं जो मानकों को पूरा करके, प्रक्रिया को पूरा करके मान्यता ले चुके हैं। तो जिन विद्यालयों ने ले ली है वे भी आपके जैसे ही विद्यालय थे, जिन्होंने नहीं ली उनको भी आगे आकर अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। अदालतें हैं इस देश में, सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है कि न्यूनतम मानक उनका पालन किया जाए। अभिभावकों के संगठन भी हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि साहब आप किसी को भी किसी भी स्थिति में स्कूल चलाने की इजाजत दे कैसे सकते हैं? तो कोई एक न्यूनतम स्टैंडर्ड, न्यूनतम मानक तो सबको मानना पड़ेगा ना। वो बनाया गया, सबको अवसर दिया गया और उस अवसर का लाभ अधिकांश यानी एक बड़े हिस्से ने अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों ने उस मानक को मानते हुए अपनी मान्यता प्राप्त कर ली। शेष को भी आना ही चाहिए। ये हर बार आप ये कह दें कि जी अब की बार और अब की बार और, आखिर कब तक? कहीं तो आपको सरकार को अप्रैल में देखनी चाहिए थी ना। समय विधिवत पूर्ण विराम लगाया गया था, कहा गया था साहब पूरा कीजिए। ये लोग जनता के चुने हुए नौकर हैं, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जनता के मालिक नहीं बन गए। मान्यता की जो शर्तें हैं उनको रिव्यू किया गया। स्कूल संचालकों के संगठन से इनके संगठनों के प्रतिनिधि निरंतर सरकार के साथ संवाद में रहे और इनके कुछ इश्यूज थे, समस्या थी। मसलन जमीन को लेकर जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए थे, न्यूनतम इतनी जमीन चाहिए, उसमें स्कूल संचालकों का आयुष भाई ये कहना था कि इतनी जमीन सब लोग नहीं खरीद सकते, इसको थोड़ा रिलैक्स करिए, दिल्ली में ऐसा है, पंजाब में वैसा है। हरियाणा की सरकार ने आस पड़ोस के विद्यालयों का भी अध्ययन किया और रिलैक्सेशन दी है विधिवत। अब हरियाणा में शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी उतनी भूमि नहीं चाहिए जितनी पहले की सरकारों के समय में चाहिए थी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मानक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप लोगों ने ये कहा है कि अब आप इनको एक्सटेंशन नहीं देंगे। बालमुकुंद शर्मा जी, एक सवाल है मेरा, मेरी आवाज आ रही है आपको? ऐसे विद्यालयों को ये मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, एक सेकंड जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे ठीक है बालमुकुंद जी, बहुत जल्दी से वीरेंद्र जी, बिल्कुल कंप्लीट करें जल्दी से। प्रवक्ता फिर गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। ये सारी चीज स्कूल संचालकों पे डाल रहे हैं। सरकार क्या कर रही थी? 1 अप्रैल को जब पिछला सेशन 31 मार्च को खत्म हो जाता है, तो 1 अप्रैल को सारे उपायुक्त महोदयों को, एसडीएम को पत्र प्रशासित हो जाना चाहिए था कि अब ये स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूलों ने तो ऑनलाइन क्लासें लगाई हैं, अभिभावकों से पैसे वसूले हैं। आज 9 महीने आने के बाद, 9 महीने जाने के बाद सरकार पोर्टल बंद करती है। वो वैसे क्या करती है? नुकसान होने नहीं सरकार, देंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सबके साथ खड़े हम लोग। मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, वो यहाँ आंकड़ों में हेरफेर बता रहे हैं। आंकड़ों का चाहे वो एक स्कूल भी हो, वो भी तो गलत हुआ ना। यहाँ तो 1,20,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको भी फार्म भरने थे। ये 14 दिसंबर लास्ट डेट है, तो 4 दिन पहले बंद कर दिए। आप ये बताइए, 1 अप्रैल को सरकारें क्या सो रही थी क्या? उस अप्रैल से स्कूलों को ताला लगा देना चाहिए बिल्कुल, ताकि वो अभिभावक अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में ले जाते, नोटिफिकेशन जारी करते, ये एडवर्टाइजमेंट करती है सरकार की, सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। करोड़ों रुपए फिजूल में फूके जा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए भी इस बात पे लगा देते, एक चार्ट दे देते
कि भाई ये स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है, इनमें अपने बच्चों को दाखिला मत कराओ आप। सरकार ने अपनी क्या जिम्मेवारी निभाई? ये दूसरा मैं स्कूल संचालकों को कहना चाहता हूं, दोनों हमारे साथी बैठे हैं स्कूल अध्यापक संघ के, वो नुमाइंदे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हर साल देते रहे, तो क्या 100 साल तक देते रहेंगे? शिक्षा का सत्र अगर सुधारना है, आपको मान्यता लेनी पड़ेगी। आपको जितना समय दिया गया उस समय के विधि विधान जो भी बढ़ते हैं, आप 2.5 एकड़ का फार्मूला था, फिर वो सरकार ने कम कर दिया। तो आप अगर इंटीरियर इलाके में, शहरी क्षेत्र में, घनी आबादी में स्कूल है तो उसको बाहर जाके करना पड़ा, नहीं कर सकते तो आप सरेंडर कर दीजिए। 17-18 साल का अरसा भी बहुत होता है, लेकिन ये पूरी की पूरी 100% जिम्मेवारी सरकार की थी। अब ये जो 1,20,000 बच्चे हैं, कुल बच्चे तो 6,30,000 है, 1,20,000 तो जिसने फार्म भरना है अभी जी, ये किसकी जिम्मेवारी मान के चले? ये बच्चों का भविष्य खराब होगा अगर सरकार नहीं चेती। ये कल शनिवार इतवार भी चला जाएगा, उसके बाद वो 2 दिन बच जाएंगे। तो ये तो 100% उन बच्चों का भविष्य खिलवाड़ में हमारे वीरेंद्र भाई जिम्मेवार है। बिल्कुल उंगली लाने से नहीं, दिल से बात करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब आप इस जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। इन बच्चों का भविष्य आपसे खिलवाड़ होगा। ठीक है वीरेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा, पहले बाल मुकुंद जी की बात कंप्लीट हो जाए, फिर ओंकार जी का भी मैं एक रिएक्शन लूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बाल मुकुंद जी, संचालक चाहता है इसी बात करें। आपने बहुत अच्छी बात की कि ये कब तक चलेगा? मान्यता तो लेनी ही पड़ेगी ना जी, अपने मापदंड पूरे कीजिए। ठीक है, साक्षरता का दर बढ़ानी है, साक्षरता का सत्र बढ़ाना है। इन स्कूलों का योगदान भी रहा है, पिछले 17 साल में लाखों बच्चे इन स्कूलों से पढ़ के गए। मैं सभी बातों से सहमत हूँ, लेकिन सब कुछ कानून सम्मत होगा। आदमी अगर पैसे कमा के अमीर बनता है, वो देखा जाता है कि वो अच्छे कामों से बनता है या गलत कामों से बनता है। इसीलिए जो बच्चे पढ़ते हैं, इनकी भी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं, या ऐसे ही किसी स्कूल में जाते हैं जिसमें ना बैठने की जगह है, ना सांस लेने की जगह है, बच्चों का प्रारंभिक विकास भी नहीं होगा उसमें। तो मान्यता के जो मापदंड हरियाणा सरकार ने या भारत सरकार लागू किए, वो इनको मानने चाहिए, मानने पड़ेंगे। शिक्षा जो है ना, विद्यालय जो है ना, शिक्षा का मंदिर है, जो हम उसको पूजा के रूप में देखते हैं। ये हमारा आदर का स्थान। ठीक है बाल मुकुंद जी, 2 बातें आपने कही। एक तो ये कि मानकों को पूरा करना, 18 साल का एक बड़ा एक गैप था, उसको करने की जिम्मेदारी स्कूलों की भी थी, लेकिन सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि आखिर अप्रैल से ही इन सारी चीजों का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। इसका मैं जवाब लूंगा, लेकिन ओंकार सिंह जी आपका रिएक्शन। आयुषी, मैं तो ये बताना चाहूंगा, जब से ये सरकार आई है, इन्होंने देश व प्रदेश को प्रयोगशाला बना के रखती है। ये जनता को उलझा के रखना चाहते हैं, कभी किस मुद्दे पे, कभी किस मुद्दे पे। अभी किसानों का मुद्दा खत्म भी नहीं हुआ कि एक नया मुद्दा इन्होंने शुरू कर दिया। ये हर एक मामले के ऊपर कोई ना कोई एक्शन रिएक्शन का काम कर देते हैं, ताकि जनता इसी में उलझी रहे, इनके घोटालों की तरफ ना देखे, इनके जो पेपर लीक हो रहे हैं उनकी तरफ इनका ध्यान ना जाए। अब मैं आना चाहता हूँ मानकों के ऊपर। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे संविधान में सरकार के 3 अंग बताए गए हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जिसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका जिसका काम है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका जिसका काम है अगर कानून लागू नहीं कर पा रहे तो उसको जबरदस्ती लागू करवाना। ये न्यायपालिका का काम है। अब अगर 18 साल से स्कूल वाले मानक पूरे नहीं कर रहे हैं, तो इस सरकार की क्या कोई जिम्मेवारी नहीं है? मैं अपने भाई से सिर्फ एक पॉइंट पूछना चाहता हूँ, आपने जो किया सच किया, ठीक किया। अब उन बच्चों का क्या करोगे जो बच्चे फार्म नहीं भर पाएंगे? बस ये बात का जवाब दें। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, ये मानक तय करना ना तय करना है सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अगर किसी न्यायालय ने पिछले कानून को ध्यान में रखते हुए कोई रोक लगा दी, उस मानक को रिलैक्स करना, कुछ समय के रिलैक्स करना, ये सरकार के हाथ में, ये सरकार कर सकती है। लेकिन ये सरकार क्या चाहती है? इसके पास आके हाथ जोड़ो, पांव पकड़ो, इनके पास आके लंबे पड़ जाओ, ये सरकार चाहती है और कुछ नहीं चाहती। इन्होंने देश और प्रदेश को प्रयोगशाला बना के रख दिया। नोटबंदी में इन्होंने प्रयोग किया, जीएसटी में प्रयोग किया, फिर उन्होंने लॉकडाउन में प्रयोग किया, फिर किसानों के ऊपर प्रयोग किया, अब ये बच्चों पे प्रयोग कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत बात है। और मैं आयुष जी एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। सरकार को शिक्षा की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए। आयुष जी मेरी बात आ रही है? जी जी मैं सुन रहा हूं। आयुष जी, शिक्षा का अधिकार हर एक बच्चे का अधिकार है। ये सरकार की प्राइमरी जिम्मेवारी है शिक्षा देना। ये सरकारी स्कूलों को इतना अपग्रेड क्यों नहीं करते कि निजी स्कूलों में बच्चे जाएं ना? और मैं तो यहां तक कहूंगा, जो भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो चपरासी है, चाहे वो डीसी है, एसपी है, राष्ट्रपति है, इन सब के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए अनिवार्य कर दिए जाएं
तो सरकारी स्कूलों की हालत सुधर जाएगी। लेकिन इस सरकार की नीति और नीयत दोनों ही गलत है। ये जनता को और उलझा कर रखना चाहती है। ये सिर्फ इस बार ये सत्ता ले ठीक है। रही है, ये सोच रहे हैं हमेशा के लिए ठीक है, सत्ता में यशपाल बैठे। यादव जी, ये यशपाल भूल यादव चुके जी, हैं जनता के 18 नौकर साल हैं। का वक्त अगर आयुष स्कूलों को जी दिया गया और हर साल ये जनता एक्सटेंशन के मिलता रहा नौकर हैं। और 3,500 से ज्यादा स्कूल थे जिसमें आधे से ज्यादा अगर उस जनता पैरामीटर्स पे खरे उतरते हुए मान्यता को ले चुके हैं, तो जिम्मेदारी तो उन स्कूलों की भी है ना जिन्होंने मानक को पूरा नहीं किया। आयुष जी देखिए, बिल्कुल ठीक बात है उन स्कूलों के शहरी लिए। क्षेत्र में बिल्कुल उस तरह की जगह को उपलब्ध कराना लगभग इम्पॉसिबल है। हमने सरकार को ये सलाह दी थी कि आप जो है इनको शिफ्ट करने की परमिशन दे दीजिए, ये कहीं दूसरी जगह पे अपनी जगह आपके अकॉर्डिंग आपके नियमों के हिसाब से खरीद लेंगे और वहां पे चलाने की इनको परमिशन दे दीजिए, उनको मान्यता दे दीजिए। लेकिन सरकार ने बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं, जहां चल रहे हैं वहीं जगह उपलब्ध कराइए। यदि वहां आसपास में मकान बन गए हैं और जगह उपलब्ध कराना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तकरीबन शहरी क्षेत्र में, और ये वो स्कूल बचे हैं जो शहरी क्षेत्र में चल रहे हैं, जो ग्रामीण में चल रहे थे तकरीबन उन स्कूलों ने मान्यता ले ली जो जगह उपलब्ध करा पा रहे थे। अब हमने कहा कि इनको शिफ्ट कराने की परमिशन दे दीजिए, शिफ्ट कराने की परमिशन नहीं दी। फिर हमने कहा कि इनको 2 पैच में जमीन खरीदने की परमिशन दे दीजिए, एक पैच में तो जहां ये चल रहे हैं दूसरी जगह और खरीदने की परमिशन दे दीजिए ताकि ग्राउंड इनका वहां बन सके। तो वो भी परमिशन उपलब्ध नहीं कराई गई। तो सरकार ने ठान रखा है कि इन स्कूलों को बंद ही कराना है। जब एक तरह की बात सोच जब डेवलप हो जाती है कि बंद ही कराना है, तो फिर तो आप बंद करा के रहेंगे, फिर किसी की बात को मानेंगे नहीं। फिर आप कहेंगे कि हमने रिलैक्स किया जमीन के मामले में। बिल्कुल रिलैक्स किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं, लेकिन आपने कितना रिलैक्स किया? 1 इंच जगह बढ़ाना पॉसिबल नहीं है शहरी क्षेत्र में। और जहां गुरुग्राम जैसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहां तो 1-1 इंच लाखों रुपए की होती है। यदि जमीन उपलब्ध भी है तो लाखों रुपए खर्च करना, करोड़ों रुपए खर्च करना, फिर शिक्षा कितनी महंगी हो जाएगी। तो आप दूसरी जगह हमें शिफ्ट करने की परमिशन दिलवा दीजिए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता अंचल से पूछता हूं कि आप लोग शिफ्ट करने में क्या परेशानी है? यदि दूसरी जगह जहां जगह उपलब्ध हो पा रही है वहां हमें शिफ्ट करा दीजिए, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। फिर दूसरी बात यह कि जब 17-18 साल से स्कूल चल रहे थे तो इन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली? तो मेन कारण तो जगह का ही रहा कि शिफ्ट कराने की परमिशन ना पिछली सरकारों ने दी। चलो पिछली सरकारों से तो हमने मांगी भी नहीं थी क्योंकि तकरीबन स्कूल मान्यता लेने लग रहे थे, हर वर्ष मान्यता स्कूलों को जा रही थी। अब जो है इन्होंने एकदम आके, और फिर बीजेपी के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि पिछली बार इनको बता दिया गया था कि अब आगे एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ये केवल एक रस्मी वाक्य होता है, एक रस्म पूरी की जाती है। प्रत्येक वर्ष 2000 ये सुनते आ रहे हैं कि हर बार ये लिखा जाता है कि आपको अगले वर्ष मान्यता की एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, आप इसी वर्ष अपने नियमों को पूरा कर लीजिए। तो इस बार भी ऐसा लिखा गया था। तो ये तो केवल और केवल एक रस्म होती है। उस रस्म को आप ये कहते हो कि परमानेंट हमने कह दिया था, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने कहा होता तो अप्रैल में कहा होता आपने कि अप्रैल नहीं, ये लेकिन ये रस्म क्या भाई, डॉक्यूमेंटेड जो चीजें हैं या कहा जा रहा है तो उसका अपना कोई एक आधार होता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि हर साल एक्सटेंशन मिलता है तो ये मान के बैठ जाएंगे कि नहीं अगली बार भी मिल ही जाएगा। फिर तो उस बात का कोई मतलब ही नहीं है। फिर एक बार आपको एक्सटेंशन दे दिया फिर हम ये मान के चलते हैं वो तो अनवरत अनंत काल के लिए चलेगा। उसको रस्मी आप कैसे कहेंगे कि तो रस्म होती है? किसी भी विद्यालय को या किसी भी संस्थान को बंद कराने का एक पूरा प्रोसीजर होता है, ये कोर्ट भी मानता है। क्या आप बिना प्रोसीजर कैसे बंद करा सकते हैं? आप अप्रैल में कहिए बंद कराना है और आपके पास एक पोर्टल नहीं है। आपने अभी जो बंद किया है वो एग्जामिनेशन पोर्टल बंद किया है। आपने एडमिशन पोर्टल तो अब तक भी बंद नहीं किया। आपके बच्चे अब तक भी एडमिशन ले रहे हैं उन्हीं स्कूलों में। आपने एडमिशन पोर्टल कहां बंद किया है? तो सबसे पहले अप्रैल में उन स्कूलों का एडमिशन पोर्टल बंद करने चाहिए थे। आपके पास तो चंडीगढ़ में ये वैलिड पॉइंट है, इसका मैं जवाब लूंगा। लेकिन कैलाश जी मुझे ये बताएं, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूल हैं उनके अपने तर्क हैं उस पर, सरकार का उस पर अपना एक सोचना है, उसका अपना एक नजरिया, उसका अपना अलग एक तर्क है। इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या इन सब के बीच में आपको लग रहा है कि कहीं बच्चे जो हैं या उनका जो भविष्य है या जो अभिभावक हैं वो इसमें कहीं पिसते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये सरकार और प्राइवेट स्कूल संचालकों की आपसी मिली भगत का एक नमूना है। सरकार कहती है कि हम प्रतिबंध लगाएंगे, ऑर्डर निकालेंगे, आप हो हल्ला करना और हम फिर आपके हित में बच्चों के भविष्य की खातिर पुनः 1 साल की एक्सटेंशन दे देंगे। हम ये मानते हैं कि बड़े स्कूल वास्तव में शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं, उनको भी सरकार का संरक्षण प्राप्त है और छोटे स्कूल भी होने चाहिए जिससे गरीब परिवारों के बच्चे पढ़े। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि 100 गज के, 200 गज के, 300 गज के एक स्कूल में जब न कोई खेल का मैदान है, न कमरों का साइज बड़ा है, न बरामदा है, न कोई और सुविधा है,
वहां पर 8वीं तक के 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाए। उसमें ना कोई दमकल की गाड़ी जा सकती है, कल को कोई और नदी तोड़ी जा सकती है, ऐसा कई हादसा हुआ है। तो हम स्कूल संचालकों से कहते हैं कि अगर आपको शहर में 500 गज की या 800 गज की जमीन आपके पास नहीं है तो या तो कहीं दूर ले जा करके इतनी जगह खरीदे, या इन स्कूलों को कम से कम तीसरी चौथी तक कक्षा तक चलाए। हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप इन छोटे स्कूलों में 8वीं और 10वीं का स्कूल चलाएंगे और फिर कोई हादसा हो गया, और ये सच्चाई है। इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 8वीं 10वीं के, इनके स्कूल में सिर्फ नाम तो कहीं और इनके स्कूल में लिखा हुआ है, पढ़ाई कहीं और करा रहे हैं। तो मैं सरकार अभी देख लेना आपके चैनल के माध्यम से 2-3 दिन बाद ही कह देगी चलो यार बच्चों के भविष्य के खातिर स्कूल संचालकों के हित में हम चलो 1 साल की और छूट दे देते हैं। इनको सरकार की मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। तो मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकारी स्कूलों की दशा सुधारी गई है, हम ये मानते हैं, मॉडल संस्कृत स्कूल बनाए गए हैं, लेकिन उस पैमाने पर नहीं बनाए गए हैं कि अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। दूसरी बात, अरे अगर ये स्थायी स्कूल है, मान्यता है, इनका बोर्ड तो होना चाहिए। ये अभिभावकों के लिए कहते हैं कि अभिभावकों को पता ही नहीं होता कि ये अस्थायी है, इसको गैर मान्यता प्राप्त है। अगर उनको बोर्ड लगा मिलेगा कि ये भाई ये सरकार की तरफ से अस्थायी मान्यता प्राप्त है अभी, तो कोई भी पेरेंट्स इनको पढ़ाएगा नहीं। वो इन बच्चों में जो पढ़ते हैं, कॉलोनी के बच्चे पढ़ते हैं, झुग्गी झोपड़ी के पढ़ते हैं, 100-200 रुपए की उनकी फीस होती है, उनको दाखिला कराते बाद तो ये जो है पता नहीं चलता पेरेंट्स को। पेरेंट्स के क्या हितैषी बनेंगे? पेरेंट्स को लूटते हैं ये स्कूल वाले, ये प्राइवेट स्कूल वाले। ये सब आपसी मिली भगत का परिणाम है। हम तो सरकार से ये कहते हैं कि जो मानकों को खरा उतरते हैं उन्हीं को स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाए, बोर्ड लगाए जाए, जो ऐसे नहीं करे। दूसरी बात, मैं आपके चैनल से मां से एक बात अंत में कहना चाहता हूँ। अभी कल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के हित में, उनके दबाव में फीस का एक मानक गजट नोटिफिकेशन लागू किया है और पूरी तरह से उनको जो लूट रहे थे उसको वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी है। इस नोटिफिकेशन से पहले किसी भी पेरेंट एसोसिएशन से कोई सलाह नहीं गई। पूरी तरह से वैधानिक उनके हित में जितनी फीस ले सकते हैं उनको एक नोटिफिकेशन कर दिया गया है और इससे भारी अभिभावकों में विरोध है। और हम शीघ्र ही हरियाणा अभिभावक मंच इसके खिलाफ एक बैठक करने जा रहे हैं। और जो नोटिफिकेशन निकाला गया है पूरी तरह से पेरेंट्स के हित में नहीं है। वीरेन जी जवाब दें। हेलो जी वीरेन जी जवाब दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं 2 बातें जो हमारे मित्रों ने स्वीकार की कि सरकार ने कर दी, जिसके प्रति उन्होंने आभार जताया, मैं उनका आभार जताना चाहता हूं कि जो किया है कम से कम उसको मान रहे हैं। यहां बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो किए हुए को भी स्वीकारते नहीं हैं। हमने निजी स्कूल संचालकों की समस्या को देखते हुए खास तौर पर जमीन को लेकर जो मानक थे उनमें रिलैक्सेशन दी ताकि अधिक से अधिक जो विद्यालय हैं वो मान्यता प्राप्त कर सकें आसानी से। इसको आप लोक हित में उठाया गया, विद्यार्थियों के हित में, शिक्षा के हित में उठाया गया कदम ही माने, हमने किया है। ये अपने आप में आसान कर दिया आपने, अच्छी बात है। हमारे अभिभावक ने कहा कि राज्य में विद्यालयों की, सरकारी विद्यालयों की स्थिति में सुधार आया है। आपका आभार, आपने ये स्वीकार किया। नए मॉडल संस्कृति स्कूल बने हैं, उनसे और अच्छे सरकारी स्कूलों के विकल्प प्रदेश में खड़े हुए हैं, ये भी आपने स्वीकार किया, आपका आभार। जो सवाल बेसिक है आज की डिबेट का वो ये है कि पिछली बार इन्होंने कहा कि हमें बताया नहीं गया और रस्मी तौर पर फाइल पर लिख दिया जाता है। भाई साहब, सरकार के दस्तावेज पर लिखी हुई जो पंक्ति है डॉक्यूमेंट पर, फाइल पर, उसको आप इतना कैजुअली लेते हैं क्या? कब तक उसको कैजुअली लेंगे? यह सवाल तो आपसे पूछना बनता है ना यादव साहब। 18 बरस से मान लो कोई गलत परंपरा चली आ रही थी, 2 दशक होने को हो गए थे, तो क्या आप ऐसा क्यों मानते हैं या ऐसा क्यों चाहते हैं कि वो गलत परंपरा 1 साल और 1 साल और 1 साल और की आगे भी चलती रहे? जहां तक मेरी जानकारी है, इन विद्यालयों के प्रतिनिधियों को, इनकी संस्थाओं को, इनके ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन जो है, उनको स्पष्ट रूप से सरकार ने कह दिया था कि साहब
और नहीं, बस अब और नहीं। इसके बाद बैच में चलाने की परमिशन कारण ही उसी कारण आप ये मानिए कि 2200 विद्यालयों के लगभग जिन्होंने मान्यता ली है वो मान्यता लेने के लिए नहीं आए। अगर ये सारे के सारे रस्मी मान करके चलते, यादव साहब जैसे कह रहे हैं, तो ये विद्यालय भी मान्यता लेने के लिए नहीं आते। मेरी ओंकार सिंह जी की या कांग्रेस के प्रवक्ता या यादव साहब, हम सब की ये कमिटमेंट तो है ना हरियाणा के बच्चों के साथ, हरियाणा के अभिभावकों के प्रति, कि हम स्कूल शिक्षा में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे वो सरकारी क्षेत्र की हो, एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स वो तो मेंटेन करेंगे। उस कमिटमेंट के तहत उस कमिटमेंट के तहत ही इन मानकों को रिलैक्स्ड मानकों को लागू करने की दिशा में सरकार ने सख्ती से कदम उठाया है। और ये भी मानिए अदालतें भी इस सारी प्रक्रिया पर निगाह रखे हुए हैं। अदालत ने ये कहा है कि आखिर आप ये सिलसिला जारी कहां तक रखेंगे। जब अदालत सरकार से ये पूछेगी तो सरकार क्या ये कहेगी जाकर के, या क्या कह सकती है सरकार कि जी न्यू ही चलेगा यो तो। लेकिन वीरेंद्र जी, अभी जो जिन बच्चों का भविष्य है, और खासतौर से जिनका भी बालमुकुंद जी ने भी जिक्र किया कि जो लगभग 1.25 लाख के आसपास बच्चे हैं जिनको फॉर्म अभी भरना था, 14 तारीख उसकी लास्ट डेट है, उन सब का क्या होगा? उनके भविष्य को लेकर के सरकार ने फिर क्या सोचा है? मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था, स्कूल संचालकों को गत वर्ष मान्यता देते समय स्पष्ट कर दिया गया था कि उन्हें स्थायी मान्यता लेनी होगी। रिलैक्स्ड नॉर्म्स पर उनकी लगभग सहमति सारी चीजों पर हो गई थी। उसी के कारण अनेक स्कूलों ने ले लिया है। विद्यालयों को अपनी ओर से क्या इतना नहीं करना चाहिए था नैतिक तौर पर कि जब वो मान्यता लेने की स्थिति में नहीं है, लेकिन तो वो दाखिला न दें। वीरेंद्र जी, आप अगर क्या करेंगे? के साथ किसी ने छल किया, उनके साथ अभिभावकों के साथ कोई धोखाधड़ी की, तो वो विद्यालयों के संचालकों ने की, क्योंकि वे पैसे ले रहे हैं, उनसे फीस ले रहे हैं। और जब आप किसी से फीस लेते हैं, वो एक तरह से आपका उपभोक्ता हो जाता है। उस उपभोक्ता को यह बताना कि हम तो यूं ही हैं, अस्थाई बैठे हैं और स्थायी होने की हमारी कोई गारंटी नहीं है, ये बताना क्या स्कूल संचालकों का दायित्व नहीं था? क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है वीरेंद्र जी? संचालकों ने अगर ये गड़बड़ की, क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है इसमें? सरकार जी ने, और दूसरे विद्यालय नहीं है। ओंकार जी, वही सवाल है मेरा, मैं उस सवाल का जवाब लूंगा। वीरेंद्र जी, लेकिन ये सवाल तो है ना, ठीक है, स्कूलों की तो जिम्मेदारी है, लेकिन अब उनके भविष्य के बारे में क्या है, और भविष्य में उनका क्या है, उनको कैसे आप लोग मैनेज करेंगे, कहां उनको मर्ज करेंगे, उन बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसको लेकर क्या प्लान है? आयुष जी, एक बात बोलना चाहूंगा, मैं दोहराना चाहता हूं, दूसरे मित्र अगर बीच में दखल ना दे तो मेरी बात स्पष्ट चली जाएगी। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के एक भी स्कूली छात्र का भविष्य हम जो है वो उसको खतरे में नहीं पड़ने देंगे। एक विद्यार्थी की जिम्मेदारी। ओंकार जी, मुझे कह लेने दीजिए, फिर आप कहेंगे तो सुनेगा। देखिए, आप दो तरफ क्यों बोल रहे हैं? एक तरफ तो आपने होटल बंद कर दिया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं एक बच्चे का भविष्य, इसमें तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। विद्यार्थी की चिंता सरकार करेगी, शिक्षा विभाग करेगा, और कम से कम रुक जाइए ओंकार जी। नहीं ओंकार जी, लेकिन ओंकार जी, इसका रास्ता तो ऐसे ही निकलेगा ना, क्योंकि इस बार ये जो अल्टीमेटम है, मुझे लगता है कि ये फाइनल हो जाएगा। बच्चों का भविष्य सुरक्षित करते हुए इस बार इन स्कूलों का फैसला होगा कि आखिर इनको अस्थायी तौर पर या फिर स्थायी तौर पर मान्यता कैसे देनी है या इनको कैसे लेनी है, इन्हें लोग। ठीक है, एक सेकंड ओंकार जी, आप सुने। ओंकार जी, एक बार वीरेंद्र जी की बात को कंप्लीट होने दें, मैं आऊंगा। ओंकार जी, आपकी बात में समझ गया, लेकिन उसका हल ऐसे ही निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो हमको यही देखना पड़ेगा ना कि बच्चों का भविष्य ना खराब हो। वीरेंद्र जी, एक विद्यार्थी के भविष्य को सुरक्षित करना शिक्षा विभाग की, सरकार की, हमारी आपकी जिम्मेदारी है, हम उसका निर्वहन करेंगे। परंतु ओंकार जी, जो ये घोटाले पता नहीं क्या क्या आप जो जुमले उछाल रहे थे, आपको ये सब कहने का हक है क्या? आपकी पार्टी के मुखिया वो शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ झाले के आरोप में सजा काट कर आए हैं। यार डिबेट भटक रही है, इसको ये डिबेट को न भटकने दे आयुष जी, डिबेट को न भटकने दे। इन्होंने बोला रुकिए, डिबेट मैं नहीं भटका रहा हूं।
ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी, आपने ये आश्वस्त कम से कम कर दिया कि वो जो बच्चे जिनका भविष्य इस समय दांव पर है उसमें किसी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होगा, लेकिन इसका भी फुल एंड प्रूफ आप लोगों को रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि हर साल इस तरह की स्थितियां ना बने। अब बालमुकुंद जी, एक सेकंड, ओंकार जी देखिए, ऐसे 1 to 1 नहीं हो पाएगा, मुझे सबको समय देना पड़ेगा। एक सेकंड, अब बालमुकुंद जी का वक्त, बालमुकुंद जी का समय, बालमुकुंद जी बोलेंगे। बालमुकुंद जी, भाजपा के जो प्रवक्ता जिम्मेवारी से और शिद्दत से अगर ये जिम्मेवारी लेते हैं, पूरा प्रदेश इनको सुन रहा है, हमें सुन रहा है कि भाई इन बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा, ये एक अच्छी बात है। और इसके साथ ये भी सुनिश्चित करना इनका काम है कि इस बार इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए अगर मान्यता देते हैं तो अगर अगली साल के लिए 1 अप्रैल को ही ये सुनिश्चित करना कि या तो ये स्कूल मानदंड पूरे करें और नहीं तो स्कूल बंद करें, तब जाकर के जिम्मेवारी पूरी होती है। इस बार वही एक हमारे दूसरे साथी ने कहा कि रस्म अदायगी, शिक्षा में रस्म अदायगी नहीं चलेगी। शिक्षा मौलिक अधिकार है हमारा, मौलिक ये हमारे कानूनन अधिकार है, ये सरकार की पूरी जिम्मेवारी बनती। अगर अब ये इन बच्चों का भविष्य बनाएंगे तो बहुत मुबारकबाद इनको, और हमें भी खुशी होगी। इन बच्चों को फार्म भरने के लिए या 14 दिसंबर से डेट बढ़ाई जाए, इनका पोर्टल दोबारा खोले जाए, लेकिन अगली साल से एक भी ऐसे ढिलाई देंगे ये और फिर जाकर के दिसंबर में बात करेंगे तो इसका मतलब दाल में काला है, सरकार की नीयत खराब है। सरकार को 1 अप्रैल को तय करना पड़ेगा। पिछली बार मान्यता देते हुए कह दिया था, साफ कहा था, बिल्कुल आगे बात होगी। वो स्कूल गैर मान्यता प्राप्त या अस्थायी शब्द ही हटा दो, या तो मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त। ये अस्थायी शब्द जो है ये तो एक टेम्परेरी व्यवस्था थी, 18 साल से चल रही है, इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए, बात खत्म हो। ये उस इलाके में प्रत्येक जिले में प्रत्येक ब्लॉक में एक लिस्ट लगा दी जाए, फिर अगर अभिभावक गलती करते तो अभिभावक जिम्मेवार है, फिर अभिभावक कहीं नहीं जा सकते। तो ये तो सरकार का काम है ना जी, ये वीरेंद्र जी का काम है कि ये लिस्ट लगाएं। ये तो भाजपा के कार्यकर्ता है, सरकार में आधे हिस्सेदार है, पूरी सरकार नहीं है इनकी। आधे सरकार वाले तो आते ही नहीं चैनल पे, जो सरकार के आधे भागीदार है। चलिए कैलाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से कैलाश जी रिएक्ट करें, फिर मैं ओंकार जी का रुख करूंगा। कैलाश जी ने उठन खातर तैयार। हाँ, हम एक विद्यार्थी के भविष्य को सुरक्षित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, एक भी विद्यार्थी का नुकसान ना हो। ठीक है, चलिए अब कैलाश जी ठीक है, चलिए हम उम्मीद यही करते हैं कि किसी छात्र का भविष्य खराब ना हो, कम से कम। कैलाश जी, लेकिन स्कूलों पे भी ये लगातार रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए, स्कूलों में भी सख्त कानून अच्छी शिक्षा का प्रावधान करवाना। कोई भी बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे यदि इस तरह से उनको विकल्प दिया गया तो, क्योंकि इस वक्त बच्चे अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको स्कूल चेंज कराना कोई विकल्प नहीं है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसी भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप सोच रहे हैं बच्चों के बारे में, लेकिन बच्चों के आप साइकोलॉजी समझिए कि बच्चों की साइकोलॉजी ये होती है कि जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जिस टीचर से वो पढ़ रहा है, उसी टीचर से वो आखिरी तक पढ़ेगा। अगर यादव साहब कोई मान्यता के लिए 10-20 साल और लगेंगे क्या? उसके लिए भी तो कुछ न कुछ नियम बनाना पड़ेगा, या आप स्कूलों को कहीं तो रोकोगे ना यादव साहब, कहीं तो रोकोगे। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल कितने समय तक अस्थायी चलोगे आप? इतना तो जवाब आपके भी जनता के प्रति जवाब दे यादव जी। हम स्थायी होना चाहते हैं, अगर हमें जो है ये जगह के उपलब्ध करा दे या हमें शिफ्ट कराने के परमिशन दे दे। शिफ्ट कराने के परमिशन अदालत में भी जा सकते हैं, परमिशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, आप अदालत में जा सकते हैं। एक लड़ाई तो उस तरफ लड़िए ना, आप तो ये है कि हर साल ले लेते हैं, फिर हर साल ले लेते हैं, कभी तो आपको भी तय करना पड़ेगा ना चीजों को। परेशानी है, यदि 2 पैच में जगह मांगता है तो दे क्यों नहीं देते, क्या परेशानी है? कोई भी परेशानी नहीं है, पर आपने नियत है, आपने सोच रखा है स्कूलों को बंद कराना है, बंद कराने की बात है। अब भला कैसी बात करते हो यादव साहब? यादव साहब, कोई भी सरकार विद्यालय क्यों बंद करना चाहेगी? क्यों आप ऐसी गुमराह करने वाली बातें करते हैं? कोई भी सरकार विद्यालय एक भी बंद नहीं करना चाहती, लेकिन आपको मानकों को स्वीकार करना पड़ेगा, ये तो मानते हो। चलिए ठीक है, इसी बात के साथ मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ ये सीधा मसला है, इसलिए उम्मीद हम ये करते हैं कि सरकार इसका हल निकालेगी। लेकिन उन स्कूलों के लिए भी ये सवाल है जो 18 साल से चला रहे थे और उनको बार बार अगर अस्थायी तौर पर मान्यता दी जा रही थी, तो वो मानक को कैसे पूरा करेंगे, थोड़ी जिम्मेदारी तो उनकी भी इसमें बनती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।